नमस्कार दोस्तों। आज के हमारे हरियाणा करंट अफेयर सीरीज का पहला क्वेश्चन है। नए नियमों के अनुसार एनसीआर क्षेत्र में आने वाले हरियाणा के जिलों जैसे गुरुग्राम, फरीदाबाद में कब से सभी एग्रीगेट्स और ई कॉमर्स वाहनों के लिए स्वच्छ ईंधन अनिवार्य कर दिया गया है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 1 जनवरी 2026 से। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए हरियाणा सरकार ने सख्त कदम उठाया है। इसके तहत 1 जनवरी 2026 से सभी ई कॉमर्स कंपनियों, कुरियर डिलीवरी सेवाओं और कैब एग्रीगेटर्स के वाहनों को 100% स्वच्छ ईंधन यानी क्लीन फ्यूल पर शिफ्ट करना अनिवार्य है। इस नियम के दायरे में ओला, उबर, अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी कंपनियां आएगी। 1 जनवरी 2026 के बाद इन क्षेत्रों में केवल सीएनजी, इलेक्ट्रिक या हाइड्रोजन से चलने वाले वाहनों को ही डिलीवरी और कमर्शियल परिचालन की अनुमति दी जा रही है। इसके अलावा जो और ऑप्शन दिए गए उनको भी देख लेते हैं। ऑप्शन ए, 1 जून 2026। यह मध्य वर्ष की एक सांकेतिक तारीख है जिसका उपयोग अक्सर सरकारी योजनाओं के दूसरे चरण के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी दिया गया है 15 अगस्त 2026। यह भारत का 80वां स्वतंत्रता दिवस होगा जो राष्ट्रीय गौरव और नई घोषणाओं का दिन है। इस दिन कई राज्य स्तरीय कल्याणकारी योजनाएं या बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया जाता है, न कि कड़े औद्योगिक या परिवहन प्रतिबंध लागू किए जाते हैं। ऑप्शन डी दिया गया है 21 दिसंबर 2025। यह पुराने ईंधन जो पारंपरिक पेट्रोल, डीजल है उन पर चलने वाले एग्रीगेटर वाहनों के परिचालन की अंतिम कानूनी समय सीमा थी। इस तारीख की मध्यरात्रि के समाप्त होते ही नए स्वच्छ ईंधन नियम प्रभावी हो गए, जिससे यह तारीख बदलाव के संक्रमण काल को दर्शाती है। प्रश्न नंबर 2, लुप्तप्राय और दुर्लभ पशुओं की नस्लों को बचाने के लिए हरियाणा के किस जिले में एक अत्याधुनिक जीन बैंक विकसित किया गया है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, करनाल। हरियाणा के करनाल जिले में देश का अपनी तरह का पहला अत्याधुनिक जीन बैंक स्थापित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत की लुप्तप्राय और स्थानीय पशु नस्लों के आनुवांशिक जेनेटिक मेटेरियल को भविष्य के लिए सुरक्षित रखना है। यह बैंक करनाल में स्थित राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संस्थान ब्यूरो परिसर में विकसित किया गया है। यहाँ लुप्तप्राय पशुओं के सोमैटिक सेल्स और टिश्यूज को फ्रीज करके रखा जाएगा ताकि भविष्य में क्लोनिंग तकनीक से इन्हें पुनर्जीवित किया जा सके। इसके अलावा ऑप्शन ए दिया गया है हिसार। हिसार जिला भारत में पशुपालन और अनुसंधान के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा गढ़ है। हिसार में राष्ट्रीय असव अनुसंधान केंद्र और केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान स्थित है। इसके अलावा यहाँ लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय लुवासा भी है, लेकिन नया विशिष्ट जीन बैंक है जो वो करनाल में बना है। ऑप्शन बी दिया गया है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र मुख्य रूप से अपनी ऐतिहासिक धार्मिक पहचान और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय केयू के लिए जाना जाता है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय हाल ही में गोयल पुरस्कार समारोह के आयोजन और राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 को जमीनी स्तर पर लागू करने के कारण चर्चा में रहा है। ऑप्शन सी दिया गया है रोहतक। रोहतक को हरियाणा का एजुकेशन हब और प्रमुख चिकित्सा केंद्र माना जाता है। यहाँ महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय MDU और पंडित भगवत दयाल शर्मा PGIMS स्थित है, जो राज्य में उच्च शिक्षा और स्वास्थ्य अनुसंधान का नेतृत्व करते हैं। प्रश्न नंबर 3, हरियाणा सरकार के नए फैसले के अनुसार राज्य के राशन डिपो आवंटन में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 33% आरक्षण। हरियाणा सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में महिलाओं की भागीदारी और आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए राशन डिपो के आवंटन में 33% आरक्षण को मंजूरी दी है। इस नीति के तहत राज्य में अब राशन डिपो आवंटन के लिए एक विशेष
रोस्टर प्रणाली लागू की जाएगी, जिसका सीधा मतलब यह है कि राज्य में आवंटित होने वाला हर तीसरा राशन डिपो अनिवार्य रूप से किसी महिला आवेदक को ही दिया जाएगा। तो हरियाणा का नया फैसले के अनुसार क्या होगा, जो राज्य के राशन डिपो है उनका आवंटन महिलाओं को उसमें आरक्षण दे दिया गया है कि महिलाओं को मिलेगा। कितना आरक्षण दिया गया है? 33%। इसका मतलब क्या है कि जितने भी राज्य में आवंटित होते हैं राशन डिपो, उनमें से हर तीसरा राशन डिपो अनिवार्य रूप से किसको मिलेगा? महिला को दिया जाएगा। इसके अलावा जो और ऑप्शन दिए गए उनकी बात कर लेते हैं। 25% आरक्षण, यह प्रतिशत कुछ राज्यों में गैर आरक्षित श्रेणियों के भीतर उप वर्गीकरण या निजी स्कूलों में शिक्षा के अधिकार के तहत गरीब बच्चों के कोटे के लिए उपयोग होता है। हरियाणा के राशन डिपो आवंटन के संदर्भ में इसका कोई कानूनी आधार नहीं है, यह केवल एक भ्रमित करने वाला विकल्प है। ये 25% जो आरक्षण है। ऑप्शन सी 50% आरक्षण। हरियाणा महिला सशक्तिकरण के मामले में पंचायती राज संस्थाओं में इस बड़े आंकड़े को लागू कर चुका है। जो 50% आरक्षण है वो किस चीज में मिला है? महिला सशक्तिकरण के मामले में पंचायती राज संस्थाओं में। हरियाणा की पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए पूरे 50% पद आरक्षित हैं, जिसने ग्रामीण स्तर पर महिला नेतृत्व में भारी क्रांति लाई है। तो 50% पद आरक्षित हैं स्थानीय निकाय में और पंचायती राज संस्थाओं में। इसके अलावा ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन डी 10% आरक्षण। यह राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए निर्धारित कोटा है। सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में सामान्य वर्ग के गरीब परिवारों को मिलने वाला यह 10% आरक्षण राशन डिपो की इस विशेष महिला कल्याण योजना से अलग है। प्रश्न नंबर 4, वित्तीय वर्ष 2025-26 में सकल राज्य जीएसटी एसजीएसटी की वृद्धि दर के मामले में हरियाणा को देश में कौन सा स्थान हासिल हुआ है? तो 2025-26 है, उसमें एसजीएसटी की वृद्धि दर के मामले में बताना हरियाणा कौन सा स्थान रहा है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, पहला स्थान। वित्तीय वर्ष 2025-26 के आंकड़ों के अनुसार हरियाणा ने अपने सकल राज्य वस्तु और सेवा कर के संग्रहण में देश के सभी राज्यों को पछाड़ते हुए ग्रोथ रेट में शीर्ष स्थान हासिल किया है। हरियाणा ने इस अवधि में लगभग 22% की शानदार सालाना वृद्धि दर्ज की है, जो राष्ट्रीय औसत से 6% अधिक है। इस वित्त वर्ष में राज्य का कुल टैक्स संग्रह 48,289 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया था, जो इससे मजबूत कॉर्पोरेट और औद्योगिक आधार को दर्शाता है। यानी कितनी वृद्धि दर हरियाणा ने दर्ज की है? 22% वृद्धि दर हासिल की है, जो राष्ट्रीय औसत है उससे 6% अधिक है। कुल कितना टैक्स संग्रह किया है? 48,289 करोड़ रुपए। तो इसलिए जीएसटी के मामले में हरियाणा जो है नंबर 1 पर रहा है। इसके अलावा और ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन बी दूसरा स्थान। विकास दर के मामले में कोई भी अन्य बड़ा औद्योगिक राज्य जैसे महाराष्ट्र या गुजरात इस साल हरियाणा से आगे नहीं निकल सका। हरियाणा ने आईटी सेक्टर, ऑटोमोबाइल हब जैसे गुरुग्राम, फरीदाबाद और बेहतर टैक्स अनुपालन के कारण इस पायदान को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान जो है वो हासिल किया है। इसके अलावा और ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन सी पांचवा स्थान। यह स्थान कुल राजस्व के वॉल्यूम, टोटल टैक्स कलेक्शन वॉल्यूम के मामले में हरियाणा की वास्तविक स्थिति को दर्शाता है। यानी पांचवा स्थान क्या है? कुल राजस्व के वॉल्यूम, टोटल टैक्स कलेक्शन वॉल्यूम के मामले में हरियाणा की वास्तविक स्थिति को दर्शाता है। आकार में छोटा राज्य होने के बावजूद कुल टैक्स एकत्रित करने के मामले में वॉल्यूम में हरियाणा देश में 5वें स्थान पर रहा है, जबकि टैक्स की वृद्धि दर की रफ्तार में ग्रोथ रेट के मामले में पहले स्थान पर रहा है। वैसे 5वें स्थान पर है कलेक्शन वॉल्यूम के मामले में, और ग्रोथ रेट के मामले में पहले स्थान पर हरियाणा रहा है। ऑप्शन डी दिया गया है 10वां स्थान। तो 10वां स्थान भी नहीं है। हरियाणा का कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। प्रश्न नंबर 5, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में आयोजित 48वें गोयल पुरस्कार समारोह में लाइफ साइंस के क्षेत्र में किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक को सम्मानित किया गया है?
तो 48वां गोयल पुरस्कार सम्मान कहाँ आयोजित हुआ था? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में, हम पीछे ही बात कर चुके हैं। तो किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक को सम्मानित लाइफ साइंस में इनको सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, डॉक्टर परमजीत खुराना। दिल्ली से ये है डॉक्टर परमजीत खुराना। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय केयू द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित 48वें गोयल पुरस्कार समारोह में दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रसिद्ध पादप बायोटेक्नोलॉजिस्ट यानी प्लांट बायोटेक्नोलॉजिस्ट डॉक्टर परमजीत खुराना को लाइफ साइंस श्रेणी में सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। यह पुरस्कार 45 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ वैज्ञानिकों को उनके जीवन भर के उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। इसके तहत डॉक्टर खुराना को 2 लाख की नगद राशि, एक स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। उन्होंने फसलों के जीनोमिक्स और सूखे से लड़ने वाली पौधों की किस्मों पर काम किया है। तो किनको मिला है ये 48वां गोयल पुरस्कार जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में आयोजित किया गया था? डॉक्टर परमजीत खुराना। कहाँ से है? दिल्ली है। जो 45 वर्ष से अधिक आयु के वैज्ञानिक उनको ये दिया जाता है। इसमें दिया गया है 2 लाख की नगद राशि, एक गोल्ड मेडल और प्रशस्ति पत्र। उन्होंने क्या कार्य किया था? फसलों के जीनोमिक्स और सूखे से लड़ने वाले पौधों की जो किस्में हैं उन पर उन्होंने काम किया था, इनके लिए इनको पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा जो और ऑप्शन दिए गए उनके बारे में देख लेते हैं। ऑप्शन बी दिया गया है डॉक्टर अनिरुद्ध भालचंद्र पंडित। डॉक्टर अनिरुद्ध भालचंद्र पंडित ये कौन है? ये केमिकल इंजीनियरिंग संस्थान आईसीटी मुंबई के एक बेहद प्रतिष्ठित प्रोफेसर और शोधकर्ता है। डॉक्टर पंडित को इसी समारोह में अप्लाइड साइंस के क्षेत्र में उनके अभूतपूर्व तकनीकी आविष्कारों के लिए गोयल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन सी दिया गया है डॉक्टर थालपिल प्रदीप। ये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास से जुड़े हैं और पानी के शुद्धिकरण वाटर प्यूरिफिकेशन के क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध हैं। डॉक्टर प्रदीप को नैनो मटेरियल्स की मदद से किफायती पानी साफ करने की तकनीक विकसित करने के लिए केमिकल साइंस श्रेणी में इस पुरस्कार से नवाजा गया। इसके अलावा ऑप्शन डी डॉक्टर श्रीराम रामास्वामी। ये भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु से जुड़े एक शीर्ष भौतिक विज्ञानी है। डॉक्टर रामास्वामी को एक्टिव मैटर और सांख्यिकी भौतिक में उनके विश्व स्तरीय शोध के लिए फिजिकल साइंस के क्षेत्र में चुना गया है। तो ये पुरस्कार याद रखिएगा सारे जिनकी हमने बात की। प्रश्न नंबर 6, हरियाणा कैबिनेट द्वारा स्वीकृत नए एग्रीगेटर नियमों के तहत ड्राइवर्स के लिए कितने रुपए के टर्म इंश्योरेंस का प्रावधान किया गया है? तो ड्राइवर के लिए कितने रुपए के टर्म इंश्योरेंस प्लान का जो है प्रावधान किया गया है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी 10 लाख। हरियाणा कैबिनेट द्वारा पारित हरियाणा मोटर व्हीकल एग्रीगेटर एंड डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर स्कीम के तहत गिग वर्कर यानी ओला, उबर, जोमैटो के ड्राइवरों को बड़ी सामाजिक सुरक्षा दी गई है। इसके तहत प्रत्येक ऑन बोर्ड ड्राइवर के लिए 10 लाख का टर्म इंश्योरेंस अनिवार्य किया गया है। कितने लाख का? 10 लाख का टर्म इंश्योरेंस किया गया है जो गिग वर्कर है उनके लिए, ओला, उबर, जोमैटो जैसे ड्राइवरों के लिए। नए नियमों के अनुसार कंपनियों को अपने स्तर पर ड्राइवरों के लिए 10 लाख का जीवन बीमा यानी टर्म इंश्योरेंस और 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा हेल्थ इंश्योरेंस कराना होगा। ड्यूटी के दौरान किसी भी अप्रिय घटना या दुर्घटना की स्थिति में यह राशि उनके परिवार को संबल देगी। इसके अलावा ऑप्शन ए दिया गया है 2 लाख। यह केंद्र सरकार की प्रमुख सामाजिक योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की मानक बीमा राशि है। तो 2 लाख रुपए क्या है? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की मानक बीमा राशि है। नए एग्रीगेटर नियमों का दायरा और जोखिम बड़ा है, इसलिए राज्य सरकार ने कंपनियों के लिए इस सीमा को बढ़ाकर कई गुना अधिक रखा है। ऑप्शन बी 5 लाख। यह नए नियमों के तहत 2 अलग अलग महत्वपूर्ण पैमानों की बीमा राशि निर्धारित की गई है। इस योजना के तहत ड्राइवरों के लिए 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा तय किया गया है और साथ ही कैब में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए भी
5 लाख का न्यूनतम दुर्घटना सुरक्षा कवर अनिवार्य किया गया है। तो और क्या किया गया है, 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा किया गया है जो ड्राइवर है उनके लिए हमने पहले। इसके अलावा जो उनके साथ कैब में यात्रा करते हैं उन यात्रियों के लिए भी 5 लाख का न्यूनतम दुर्घटना सुरक्षा कवर जो है वो अनिवार्य किया गया है। ऑप्शन सी दिया गया है 7 लाख। यह एक मध्यवर्ती वित्तीय आंकड़ा है जो राज्य की मुख्य व्यावसायिक परिवहन बीमा पॉलिसियों में सामान्यतः देखने को नहीं मिलता। प्रश्न नंबर 7, पुनर्गठित हरियाणा राज्य वेटलैंड यानी आर्द्र भूमि संरक्षण प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पुनर्गठित हरियाणा राज्य वेटलैंड आर्द्र भूमि संरक्षण प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किसको किया गया है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी। अपने मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी को इस पद पर नियुक्त किया गया है। हरियाणा सरकार ने राज्य की झीलों और आर्द्र भूमि वेटलैंड के संरक्षण को गति देने के लिए हरियाणा राज्य वेटलैंड संरक्षण प्राधिकरण का पुनर्गठन किया है, जिसकी कमान सीधे मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी को सौंपी गई है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में यह उच्च स्तरीय प्राधिकरण राज्य के 1800 से अधिक छोटे बड़े तालाबों, झीलों और जलीय क्षेत्रों को भूमाफियाओं से बचाने, उनके सौंदर्यीकरण और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत फैसले लेगा। इसके अलावा और ऑप्शन दिए गए हैं जो ऑप्शन ए, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा के संवैधानिक प्रमुख हैं और राज्य के सभी विश्वविद्यालय के कुलपति भी हैं। राज्यपाल राज्य के कार्यकारी या नीति निर्माण वाले वैधानिक प्राधिकरणों के दैनिक अध्यक्ष नहीं होते। उनकी भूमिका संवैधानिक नियुक्तियों और अध्यादेशों तक सीमित होती है। ऑप्शन सी दिया गया है पर्यावरण मंत्री। राज्य के पर्यावरण एवं वन मंत्री इस विभाग के प्रशासनिक राजनीतिक प्रमुख होते हैं। इस विशिष्ट पर्यावरण समिति में पर्यावरण मंत्री को आमतौर पर उपाध्यक्ष, वाइस चेयरमैन या मुख्य कार्यकारी सदस्य का पद दिया जाता है, जबकि अंतिम निर्णय लेने की शक्ति अध्यक्ष के रूप में यानी मुख्यमंत्री के पास होती है। जो पर्यावरण मंत्री है उनको उपाध्यक्ष बनाया जाता है या मुख्य कार्यकारी सदस्य बनाया जाता है, लेकिन अंतिम शक्ति जो होती है निर्णय लेने की वो मुख्यमंत्री के पास ही रहेगी। ऑप्शन डी, मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी। मुख्य सचिव राज्य के सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी टॉप ब्यूरोक्रेट होते हैं जो पूरी नौकरशाही का नेतृत्व करते हैं। मुख्य सचिव इस प्राधिकरण की कार्यान्वयन समिति के प्रमुख या सचिव के रूप में काम करते हैं ताकि कैबिनेट के फैसलों को जमीनी स्तर पर लागू किया जा सके। प्रश्न नंबर 8, राशन डिपो के लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाली महिलाओं के पास न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए? हमने पीछे क्वेश्चन में बात की थी, राशन डिपो में महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, उनके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कितनी होनी चाहिए? इनका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 12वीं पास और कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान। हरियाणा में राशन वितरण प्रणाली पीडीएस को पूरी तरह से पारदर्शी, ऑनलाइन और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए सरकार ने नए डिपो धारकों के लिए शैक्षणिक योग्यता के कड़े नियम जो मानक है वे तय किए हैं। इनके तहत महिला आवेदकों को न्यूनतम 12वीं पास होना अनिवार्य है। क्योंकि अब राशन का वितरण पीओएस पॉइंट ऑफ सेल मशीनों, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन और ऑनलाइन इन्वेंट्री मैनेजमेंट के जरिए होता है, इसलिए 12वीं पास होने के साथ साथ महिलाओं के पास कंप्यूटर संचालन का बेसिक सर्टिफिकेट या व्यवहारिक ज्ञान होना आवश्यक शर्त बना दिया गया है। ठीक है, इसके साथ साथ 12वीं के पास साथ साथ कंप्यूटर डिप्लोमा जो होना वो भी अनिवार्य है, क्योंकि अब सारी चीजें लगभग ऑनलाइन हो चुकी है, बायोमेट्रिक हो चुकी है। इसके अलावा और ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए, केवल 8वीं पास। यह दशकों पुरानी व्यवस्था का मानक था, जब राशन का पूरा रिकॉर्ड कागजी रजिस्टरों में हाथ से लिखा जाता था। तब 8वीं पास होना ठीक था इसके लिए। लेकिन आधुनिक डिजिटल और वन नेशन वन राशन कार्ड के दौर में इस योग्यता को पूरी तरह से
अप्रासंगिक मानकर समाप्त कर दिया गया है। इसके अलावा दिया गया ऑप्शन बी 10वीं पास। यह योग्यता कई अन्य ग्रामीण तकनीकी कार्यों या आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए कुछ पदों के लिए न्यूनतम आधार होती है। लेकिन राशन डिपो के डिजिटल प्रबंधन को थोड़ा उच्च स्तरीय मानते हुए हरियाणा कैबिनेट ने इस सीमा को 10वीं से ऊपर बढ़ाकर सीनियर सेकेंडरी यानी 12th स्तर पर फिक्स किया है। ऑप्शन डी स्नातक ग्रेजुएशन। यह कॉलेज स्तर की उच्च शिक्षा डिग्री बीए, बीएससी, बीकॉम को दर्शाती है, लेकिन 12वीं पास होना ही अनिवार्य है उनके लिए। प्रश्न नंबर 9, 45 वर्ष से कम उम्र के युवा वैज्ञानिकों को दिए जाने वाले राजीव गोयल अवार्ड के तहत केमिकल साइंस में किसे पुरस्कृत किया गया है? तो अब ये देखा था हमने, गोयल अवार्ड दिए गए हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में। केमिकल साइंस में किनको दिया गया है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, डॉक्टर देवव्रत मेथी, आईआईटी बॉम्बे। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा युवा वैज्ञानिकों 45 वर्ष से कम को प्रोत्साहित करने के लिए दिए जाने वाले राजीव गोयल पुरस्कार के तहत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी बॉम्बे के डॉक्टर देवव्रत मेथी को केमिकल साइंस में उनके अभूतपूर्व शोध के लिए चुना गया है। इस पुरस्कार के तहत देश में उभरते हुए युवा वैज्ञानिकों को 1 लाख की सम्मान राशि, 1 मेडल और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। आपने उनमें देखा था जो 45 साल से ऊपर के थे उनको क्या दिया गया था? 2 लाख दिया गया था, 2 लाख सम्मान राशि, 1 गोल्ड मेडल, प्रशस्ति पत्र दिया गया था। डॉक्टर मेथी ने एडवांस केमिकल कैटालिसिस और सस्टेनेबल केमिस्ट्री के में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, इनके लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। ऑप्शन ए दिया गया है डॉक्टर गोपीनाथ पेकिरसामी। ये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी रुड़की के एक प्रख्यात युवा शोधकर्ता है। ऑप्शन बी दिया गया है डॉक्टर दुर्गापाल। ये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी रोपड़ में कार्यरत एक उत्कृष्ट युवा जीव वैज्ञानिक है। इन्हें जैव प्रौद्योगिकी और मानव स्वास्थ्य पर उनके उन्नत अनुसंधान के लिए लाइफ साइंस के क्षेत्र में उत्कृष्ट युवा वैज्ञानिक घोषित किया गया है। ऑप्शन डी दिया गया है डॉक्टर समराजित कर्माकर। ये टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR हैदराबाद के एक बेहद होनहार भौतिक विज्ञानी है। प्रश्न नंबर 10, करनाल के जीन बैंक में पशुओं के अनुवांशिक मेटेरियल सोमेटिक सेल को लिक्विड नाइट्रोजन में कितने तापमान पर सुरक्षित रखा जाएगा? देखिए पीछे क्वेश्चन में हमने बात की थी, करनाल में एक जीन सेंटर बन रहा है जिसमें पशुओं के अनुवांशिक मेटेरियल को रखा जाएगा ताकि भविष्य में क्लोन के माध्यम से उनको पुनर्जीवित किया जा सके। अब हमें बताना है कि उनको लिक्विड नाइट्रोजन में कितने तापमान पर सुरक्षित रखा जाएगा। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी 196 डिग्री सेल्सियस। करनाल के नए राष्ट्रीय जीन बैंक में अत्याधुनिक क्रायो प्रिजर्वेशन तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके तहत दुर्लभ पशुओं के सेल्स को बेहद कम तापमान पर लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर डुबोकर रखा जाता है। कितने डिग्री? 196 डिग्री सेल्सियस, -196 डिग्री सेल्सियस, सॉरी -196 डिग्री सेल्सियस है, बहुत कम तापमान होता है ये। -196 डिग्री सेल्सियस वह वैज्ञानिक तापमान है जिस पर किसी भी जीवित कोशिका की भौतिक जो जैविक गतिविधियां हैं पूरी तरह से थम जाती है, लेकिन कोशिका मृत नहीं होती। जो गतिविधियां वो तो पूरी तरह से थम जाती है, लेकिन कोशिका जो है वो मरती नहीं है, मृत नहीं होती। इस अवस्था में अनुवांशिक मटेरियल को सैकड़ों वर्षों तक बिना किसी नुकसान के सुरक्षित रखा जा सकता है। तो लिक्विड नाइट्रोजन में डुबो कर रखा जाएगा -196 डिग्री सेल्सियस पर। वे मरेगी नहीं, कोशिका में जीवित रहेगी और उसके बाद सैकड़ों साल के बाद भी उनको पुनर्जीवित किया जा सकता है क्लोनिंग के द्वारा। इसके अलावा और ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए 0 डिग्री सेल्सियस। यह वह मानक तापमान है जहां पानी जमकर बर्फ की ठोस अवस्था में बदल जाता है। बर्फ कितने डिग्री सेल्सियस पर बनती है? 0 डिग्री सेल्सियस पर। इस तापमान पर साधारण जैविक चीजें कुछ दिनों के लिए ताजी रह सकती है, लेकिन दीर्घकालिक वैज्ञानिक रिसर्च या जेनेटिक सेल्स को सुरक्षित रखने के लिए यह तापमान पूरी तरह से अप्रभावी है। उसके लिए कितना चाहिए? -196 डिग्री। ऑप्शन सी -50 डिग्री सेल्सियस।
इस तापमान पर क्या होता है? यह तापमान व्यावसायिक रूप से इस्तेमाल होने वाले बहुत शक्तिशाली डीप फ्रीजर का होता है। डीप फ्रीजर का -50 डिग्री, 0 डिग्री पे बर्फ जम जाती है। तो जो डीप फ्रीजर का होता है -50 डिग्री, इस तापमान का उपयोग मुख्य रूप से मांस, आइसक्रीम या कुछ सामान्य चिकित्सा टीकों को स्टोर करने के लिए किया जाता है, लेकिन डीएनए या सोमैटिक सेल्स की दीर्घकालीन सुरक्षा इससे संभव नहीं है। ऑप्शन डी -100 डिग्री सेल्सियस। अब 100 डिग्री सेल्सियस देखेंगे। यह तापमान शुष्क बर्फ जो ड्राई आइस है के तापमान से थोड़ा अधिक नीचे का स्तर है। हालांकि यह अत्यधिक ठंडा है, लेकिन वैज्ञानिक मानकों के अनुसार कोशिकाओं के भीतर होने वाले रासायनिक क्षरण को पूरी तरह से रोकने के लिए लिक्विड नाइट्रोजन का 196 डिग्री सेल्सियस तापमान ही एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय जो मानक है। प्रश्न नंबर 11, मई 2026 में जारी एनसीआरबी की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में लापता बच्चों का सबसे बड़ा घोषित हॉटस्पॉट कौन सा जिला रहा है? मई 2026 में जारी हुई है एनसीआरबी की रिपोर्ट, उसमें लापता बच्चों का सबसे बड़ा घोषित हॉटस्पॉट कौन सा जिला रहा हरियाणा में? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, पानीपत जिला। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी द्वारा मई 2026 में जारी की गई नवीनतम कानूनी व्यवस्था रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में बच्चों के लापता मिसिंग चिल्ड्रन होने के मामले में पानीपत जिला सबसे संवेदनशील और शीर्ष स्थान पर रहा है। तो बच्चों के लापता होने में पहले स्थान पर हरियाणा कौन सा जो है जिला है? वो है पानीपत। रिपोर्ट के अनुसार राज्य में दर्ज कुल 3,555 लापता बच्चों के मामलों में से अकेले 553 बच्चे जो है वो पानीपत जिले से हैं। 3,555 का डाटा आया है जो लापता हुए हैं, उनमें से 583 बच्चे हैं, 583 बच्चे वो पानीपत जिले से हैं। औद्योगिक क्षेत्र होने और प्रवासी श्रमिकों की भारी आबादी के कारण इसे एक बड़ा हॉटस्पॉट माना गया है। इस सूची में दूसरे स्थान पर गुरुग्राम रहा है, जिसमें 378 बच्चे अभी लापता हुए हैं। पानीपत में 583 और गुरुग्राम में 378 बच्चे दूसरे स्थान पर गुरुग्राम है। इसके अलावा और ऑप्शन दिए गए उन पर भी नजर डाल लेते हैं। ऑप्शन बी, जींद जिला। जींद जिला हरियाणा के केंद्र में स्थित है, जिसे अक्सर हरियाणा का दिल भी कहा जाता है। नवीनतम सुरक्षा सूचकांकों में जींद ने सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया है। पूरे वर्ष में यहां से बच्चों के लापता होने का 0 यानी 0 मामला सामने आया है, जिससे यह राज्य का सबसे सुरक्षित जिला बनकर उभरा है। देखिए, जो जींद है वो हरियाणा के मिडल में है, अक्सर हरियाणा का दिल कहा जाता है इसको। वहां पर एक भी बच्चा लापता नहीं हुआ, 0 रहा है। इस मामले में जींद सबसे सुरक्षित माना गया है। ऑप्शन सी, चरखी दादरी। यह वर्ष 2016 में भिवानी से अलग होकर बना हरियाणा का 22वां आधिकारिक जिला है। 22वां जिला कौन सा बनाया गया? चरखी दादरी 2016 में किससे अलग होकर बना? भिवानी से। सामाजिक सुरक्षा और निगरानी के मामले में चरखी दादरी का रिकॉर्ड बहुत सुदृढ़ रहा। यहाँ पूरे वर्ष में केवल एक बच्चा लापता होने का मामला दर्ज हुआ, जो राज्य में न्यूनतम श्रेणी में से एक है। एक बच्चा ही लापता हुआ चरखी दादरी से। ऑप्शन डी, नूह जिला। नूह मेवात जिला जो है अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ राज्य का सबसे दक्षिण और पिछड़ा जिला माना जाता है। विपरीत धारणाओं के बावजूद इस विशिष्ट अपराध श्रेणी में नूह का प्रदर्शन बहुत सराहनीय रहा। यहां से वर्ष में केवल 6 मामले दर्ज किए गए हैं, जो बड़े शहरी जिलों की तुलना में बहुत कम है। तो नूह जो मेवात है उनमें से केवल 6 मामले आपको देखने को मिले हैं। पानीपत पहले स्थान पर रहा है, जींद सबसे सुरक्षित रहा है, दूसरे स्थान पर गुरुग्राम रहा है। प्रश्न नंबर 12, हरियाणा में आधिकारिक तौर पर कुल कितनी रामसर वेटलैंड साइट मौजूद है, जिसे वर्ष 2021 में शामिल किया गया था? अभी हमने इसके बारे में एक क्वेश्चन और देखा था, उसको भी आप याद कीजिएगा। जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है उनका क्या बनाया गया है वेटलैंड के मामले में? वेटलैंड जो है उनमें ध्यान कीजिएगा। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, 2 साइट। रामसर साइट कितनी मौजूद है? 2। अंतर्राष्ट्रीय महत्व की भूमियों को बचाने के लिए रामसर कन्वेंशन के तहत हरियाणा में आधिकारिक तौर पर केवल 2 ही आदर भूमि यानी वेटलैंड है। इनको वैश्विक रामसर साइट का दर्जा प्राप्त है, जिन्हें वर्ष 2021 में केंद्र सरकार के प्रयासों से सूची में शामिल किया गया था। 2021 में शामिल किया गया था। वे 2 कौन सी रामसर साइट है? हरियाणा की ये 2 प्रसिद्ध रामसर साइट हैं। पहली, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान गुरुग्राम,
जो अपने प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। दूसरी है भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य झज्जर, जो अपनी मानव निर्मित मीठे पानी की झील और समृद्ध जैव विविधता के लिए जाना जाता है। तो हरियाणा में 2 रामसर साइट है, पहली सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो गुरुग्राम के अंदर है, दूसरी भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य जो झज्जर के अंदर है। इसके अलावा और ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन बी 5 साइट। 5 साइट नहीं है, यह संख्या भारत के कुछ मध्यवर्ती या पड़ोसी राज्य जैसे पंजाब के कुछ समय पहले तक के आंकड़े हैं, तो 5 तो नहीं है। लेकिन हरियाणा का पर्यावरण विभाग है वो कई अन्य स्थल जैसे ओटू बैराज, अथनी कुंड को इस सूची में शामिल करने के लिए प्रयासरत है, लेकिन वर्तमान में 2 ही है। ऑप्शन सी दिया गया है 10 साइट। 10 साइट कहाँ हो सकती है? उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु, ये जो बड़े राज्य हैं इनमें 10 से अधिक है। ऑप्शन डी 0 साइट। 0 साइट हरियाणा में कब थी? वर्ष 2021 से पहले, 21 से पहले की स्थिति को दर्शाता है, तब हरियाणा में एक भी रामसर साइट नहीं थी। 2021 में सुल्तानपुर और भिंडावास को एक साथ मान्यता मिलने के बाद हरियाणा ने वैश्विक पर्यावरण मानचित्र पर अपनी एक मजबूत और स्थायी उपस्थिति दर्ज करवाई है। 2021 के बाद 2 रामसर साइट हरियाणा के अंदर आपको देखने को मिली। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। हमने बहुत ही इनको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है ताकि और भी जो क्वेश्चन है इनमें कवर हो जाए। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। अगर इसी तरह से आप और भी वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।